कि हमने आईटी के डाटाबेस वाले चैप्टर के अंदर ये कीज पढ़ ली हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ। वहाँ पे भी तकरीबन यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वहाँ से तैयार करना चाहे वहाँ से कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप अब यहाँ से कर लें, क्योंकि यहाँ पे साथ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई। यहाँ पे टेबल बना के उसने समझाया हुआ है कि हमारे पास कौन सी की जो है वो प्राइमरी है, कौन सी ऑल्टरनेट की है, कौन सी जो है हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है, एंड सो ऑन। तो टेबल बना के यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसलिए यहाँ से आप कर लें। अल्फाज तकरीबन वही हैं, अगर आपने वहाँ से याद किया हुआ है तो आपको यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कीज हैं, कीज होती क्या है हमारे पास? सबसे पहले की डेफिनेशन, की क्या होती है? ठीक है जी, वैसे तो हम जो है वो की चाबी को कहते हैं उर्दू के अंदर जो है, लेकिन यहाँ पे हम कॉलम को कहते हैं। किसी भी टेबल का जो कॉलम होगा हम उसे की कहेंगे। डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास पहली लाइन ही, अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपको पता है हम कॉलम को कहते हैं। तो की क्या होगी हमारे पास? एक कॉलम या ज्यादा कॉलम हो सकते हैं। डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। टपल से मुराद आपको पता रो होती है, जो कि एक रो को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके एक टेबल के अंदर, यानी एक ऐसा कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके एक टेबल के अंदर। टेबल कौन सा है हमारे पास? टेबल आप अपने स्टूडेंट्स वाला ही एग्जांपल के तौर पे ले लें। उसमें जो है हमारे पास स्टूडेंट आईडी यानी रोल नंबर आपका आ जाता है, नेम, एड्रेस, आपका जो है फर्ज कर लें हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम हम कह लेते हैं आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे सोचें कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि वही यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ना आपको। कौन सा ऐसा कॉलम है, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है, क्योंकि कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हमें पता है वो रोल नंबर होता है, क्योंकि नाम को नहीं हम यूज कर सकते। डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है दो स्टूडेंट्स की जो है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। तो सिर्फ रोल नंबर एक ऐसा कॉलम होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए की के तौर पे, क्योंकि ये हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यानी ये हर एक रो की इसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरों से मिलती जुलती नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट होगी। इसी को हम कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करना। क्लियर होगी बात जी? तो की कोई सी भी ऐसी की हो सकती है हमारे पास जो है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हमारे रोज को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल के अंदर, तो लिहाजा ये की कहलाएगी। अब आगे इसकी जो है ना हम जरा फर्दर टाइप्स पढ़ लेते हैं। फर्दर टाइप्स में जाने से पहले जो है ना हम जो है वो कह लेते हैं, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? पहले भी यही एग्जाम्पल दी थी, दोबारा वही एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके वो पहले वाले कॉन्सेप्ट जो है वो खराब ना हो। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हम ये कहते हैं कि कुछ जो है लोग वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो वो जितने भी लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उन सब को हम कह देंगे कि वो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स या उम्मीदवार होते हैं इनको हम यहाँ पे कह लिया करेंगे कि ये कैंडिडेट कॉलम है, यानी वहां पे हम उम्मीदवार कह देते हैं, यहाँ पे हम उन्हें कैंडिडेट कीज कह दिया करेंगे। यानी ऐसे तमाम कॉलम जो कि एलिजिबल हैं की के लिए। की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली है कि ऐसे कॉलम जो टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और वो मैंने बताया कि हमने जो भी एग्जांपल ली थी उसमें रोल नंबर है। अच्छा, कुछ और कॉलम भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आप देखिए, जरा समझे। अभी हम कैंडिडेट की को समझने लगे। आपके रोल नंबर के अलावा अगर उस टेबल के अंदर हम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो एंटर करते हैं, तो जाहिर बात है रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होगा हर एक यूजर का। अच्छा, अगर हम जो है वो ये करते हैं कि आपके टेबल के अंदर CNIC नंबर भी एंटर कर देते हैं हर एक स्टूडेंट का, तो CNIC नंबर भी जो है ना वो भी हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है। तो लिहाजा ये तीनों कॉलम जो है ना अब हम कहेंगे कि ये कैंडिडेट की हैं, कि वो तीनों उम्मीदवार हैं किसके लिए? आगे एक सिलेक्ट करने के लिए। किसी एक को हमने सिलेक्ट करना है इन तीनों में से, लेकिन ये तीनों जो है ना वो कह लें कि जो मेन प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। मेन प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि ये हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो जाहिर बात है जितने भी हम उसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे हर एक का रोल नंबर भी डिफरेंट होगा, हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिफरेंट होगा, और हर एक का CNIC नंबर भी डिफरेंट होगा। तो लिहाजा ये तीनों जो है ना कीज, तीनों कॉलम जो हैं जिनको अब हम की कह रहे हैं, ये तीनों कॉलम जो हैं वो कैंडिडेट कीज हैं। तीनों कॉलम जो है वो उम्मीदवार हैं। अच्छा, अब इनमें से हम क्या करते हैं? हम कहते हैं CNIC नंबर भी बड़ा है, याद रखना मुश्किल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो मिक्स होता है,
उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, वो भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो रोल नंबर छोटा सा, तो हम रोल नंबर को जो है ना वो कह लेते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। इन 3 कैंडिडेट में से हमने क्या किया, एक कैंडिडेट यानी एक कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लिया, कौन सा, रोल नंबर वाला। जब वो सिलेक्ट कर लिया तो बाकी जो हमारे पास कॉलम्स होंगे ना, वो जो कॉलम है वो फिर कहलाएंगे ऑल्टरनेट कीज। पहले कैंडिडेट की थी तीनों, उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया, जिसको सिलेक्ट किया उसको हम प्राइमरी की कहा करेंगे। तीनों क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे थे, इसलिए तीनों कैंडिडेट की कहलाएंगे। जिसको सिलेक्ट कर लिया वो प्राइमरी की बन गया। जिस तरह हम कहते हैं जी हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत सारे वज़ीर आज़म थे, बहुत सारे लोग थे, तो हमने क्या किया, हमने इमरान खान को जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया, तो ये बन गया प्राइम मिनिस्टर। पहले सारे कैंडिडेट थे, एक सेलेक्ट हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और जो बाकी बच गए हैं, जो उम्मीदवार थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो सके, वो फिर कहलाएंगे ऑल्टरनेट कीज। यहां पे आगे लिखा हुआ है ऑल्टरनेट कीज। ठीक है जी, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, कोई एक ओहदा ऐसा है कहीं पे भी, वजीर आजम की मैं बात करता हूं, मैं किसी और ओहदे की बात कर लेता हूं, छोटे लेवल के ऊपर जो है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किसी डिपार्टमेंट का हेड है। अब वहां पे ये है कि हमने बंदे हमारे पास हैं, हमने उनमें से सिलेक्ट करने हैं, लेकिन एक बंदा वो सारे काम नहीं संभाल सकता, तो हम कहते हैं 2 बंदों को हम रख लेते हैं। तो जब एक से ज्यादा बंदों को हम रखेंगे ना किसी एक काम के लिए, तो उससे हम कहेंगे अब हमने ग्रुप रख लिया है या कंपोजिट बना लिया है इनको, तो ये हमारे पास कंपोजिट की होती है। यानी जब हमारे टेबल के अंदर कोई एक कॉलम जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर सकता हो रोज को जो है, तो हम 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको फिर हम कह लेते हैं कंपोजिट की। ओके जी, अब हम जो है वो आ जाते हैं इनकी डेफिनेशंस के ऊपर। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी। कुछ लोग जो हमने उम्मीदवार खड़े किए, उनको हम कहेंगे वो कैंडिडेट्स हैं सारे, उनमें से किसी एक को हमने सेलेक्ट कर लिया किसी भी बेस के ऊपर जो है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे ना वो सारे पहले एलिजिबल होने चाहिए, वो कुछ खास रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरने चाहिए। उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया, वो प्राइमरी की बन गया, जो बाकी बच गए वो ऑल्टरनेट की बन गए जो है। ठीक है जी, यानी हम उनको ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी प्राइमरी की जो है वो किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। जिस तरह हम निगरान वज़ीर आज़म भी लगा देते हैं, तो वो ऑल्टरनेट बंदों में से ही लगाते हैं हम जो कोई एक। ओके जी, तो अब हम सुपर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सुपर की डेफिनेशन ये है, अ सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन दैट आइडेंटिफाइज आर टपल यूनिकली। टपल से मुराद रोज ही है, विद इन द रिलेशन, यानी विद इन रिलेशन से मुराद टेबल है। कि एक सुपर की जो है हमारे पास एक जर्नल फॉर्म जो होता है, एक कॉलम होता है, एक जो है वो कहने के फील्ड होती है, एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को या टपल को किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, इसमें और कैंडिडेट की में फर्क क्या है? की भी हमने यही डेफिनेशन की है, सुपर की भी यही डेफिनेशन कर रहे हैं, कैंडिडेट की भी यही डेफिनेशन करेंगे, प्राइमरी की भी यही करेंगे। लेकिन फर्क आगे जरा देखिएगा, आगे लिखा फर्क। अ सुपर की इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की, एक जनरल टाइप ऑफ की है। ठीक है जी, उसमें आप एक कॉलम रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई कॉलम ऐसा भी आ सकता है उसमें जो यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर रहा हो, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं उसके अंदर। ये आगे एग्जाम्पल में सारा उसने बताया हुआ है कि हमने स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी को जो है या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की रखना था, साथ हमने नेम को भी शामिल कर लिया, नेम की अलावा जरूरत नहीं थी, तो ये सुपर की ही कहलाएंगी। यानी जनरल फॉर्म जो है ना वो सुपर की कहलाती है। कैंडिडेट की कब बनेगी? कैंडिडेट की तब बनेगी, अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की दैट कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ना हो। जिस तरह हमने स्टूडेंट आईडी के साथ या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नंबर के साथ जो है नेम ऐड कर लिया, तो नेम की जरूरत ही नहीं है, अकेला वो कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम उसको जो है मिनिमम पे ले आएंगे, यानी कम अज कम कॉलम जो होंगे ना उनको रखेंगे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो हमारे पास मिनिमम कॉलम आ जाएंगे ना उनको फिर हम कह देंगे, या मिनिमम कॉलम आ जाएगा हमारे पास, या कम अज कम यानी सिंगल कॉलम जब आ जाएगा, अगर मल्टी कॉलम की सुपर की है तो सिंगल कॉलम जो हमारे पास आ जाएगा वो कैंडिडेट की कहलाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, जितने कम से कम एट्रीब्यूट्स इसमें आ सके ना उसको फिर हम कहेंगे वो हमारी कैंडिडेट की। प्राइमरी की क्या होगी? प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, हमने पहले बात की है, कैंडिडेट की में से किसी एक को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे वो प्राइमरी की बन जाएगी। दैट इज सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू आइडेंटिफाई टपल यूनिकली इन अ रिलेशन। यानी जो डेटाबेस डिजाइनर कैंडिडेट की में से कोई एक की सिलेक्ट कर लेगा ना,
उसको फिर हम आइंदा से प्राइमरी की कहा करेंगे। जिस तरह हम उन बंदों में से जब एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम आइंदा से वजीर आज़म कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उस तरह इन की में से जब एक की सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी की कहलाएगी। बस ये डेफिनेशन है। 3 पॉइंट्स आगे नीचे लिखे हैं जो आपने जो है साथ याद करने हैं। और रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। पहली बात है कि रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, जिस तरह एक मुल्क का एक ही वजीर आज़म हो सकता है। दूसरा, ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स मस्ट बी यूनिक। जो भी इसके अंदर, ये तो हमने पहले भी बात की हुई है कि जो भी की होगी ना उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो सारी यूनिक होंगी, डुप्लीकेट नहीं होंगी, रिपीट नहीं हो रही होंगी। तो इसी में भी वही बात हमने दोबारा कर दी है कि हर एक वैल्यू जो है ना वो मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। ये जो कॉलम हम बनाएंगे ना जिसको हम प्राइमरी की कहा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर फिर हम खाली वैल्यू नहीं रखेंगे, यानी खाली नहीं छोड़ सकते उसे भी। जिस तरह हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ईमेल वाला एक कॉलम है, एक स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, तो ईमेल वाले कॉलम उसमें हम उसे खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि किसी स्टूडेंट की अभी तक ईमेल बनी ही नहीं है, फर्ज कर लें, तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो ईमेल वाला कॉलम हम खाली छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की वाला जो कॉलम होगा उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। ये इसकी क्वालिटी है। तो मेन 2 क्वालिटीज है इसकी, जो है दूसरी और तीसरी जो यहाँ पे लिखी हुई है प्राइमरी की क्या जी, कि इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और इसमें आप जो है वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, नल नहीं छोड़ सकते। नल से मुराद एम्प्टी होते हैं। ये प्राइमरी की डेफिनेशन होगी। अल्टरनेट की डेफिनेशन क्या होगी, द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट की। तो जो सिलेक्ट नहीं होंगी वो अल्टरनेट की कहलाएंगी। ये नीचे देखने से एग्जांपल दी हुई है टेबल की। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दोनों में वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की बना लिया तो रोल नंबर फिर हमारा जो है वो फिर अल्टरनेट की कहलाएगा। क्लियर होगी बात जी। और आगे आ जाता फिर हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट की से मुराद है अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट की। अगर हमें किसी टेबल के अंदर एक सिंगल कॉलम जो है वो टेबल्स को या उसके रिकॉर्ड्स को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर रहा हो तो फिर हम कई दफा, हर दफा नहीं, कभी कभी हम एक कॉलम को साथ और मिला लेते हैं ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो फिर हम उससे कहेंगे कि ये जो है ये कंपोजिट की बन गई। एग्जांपल देखें जरा, देखिए हमारे पास जो एग्जांपल ये है, ये टेबल दिया हुआ है, उसमें रोल नंबर देखें रिपीट हो रहे हैं। अब हम रोल नंबर को जो है वो प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं। कुछ टेबल में जाके हुआ भी करेंगे, जिस तरह ये सब्जेक्ट का टेबल है इसमें रिपीट हो रहे हैं। 7 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स भी रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम प्राइमरी की किसको बनाएं, क्या मार्क्स को बना सकते हैं? मार्क्स को इसलिए बना सकते हैं, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अकेला कॉलम कोई भी इनमें से जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक से ज्यादा कॉलम को मिला लेंगे प्राइमरी की के अंदर। और हमने क्या कर लिया, हमने रोल नंबर और सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट नेम को जो है ना वो मिला लिया। अब देखें अब यूनिकली आइडेंटिफाई होगा कैसे। देखें रोल नंबर 1 रिपीट हो रहा था अगर आप अकेले को देखें, सब्जेक्ट को अगर आप अकेले को देखें इंग्लिश 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 3 दफा आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने जब इन दोनों को मिला लिया, रोल नंबर 1 इंग्लिश, अब 1 और इंग्लिश वैल्यू दोबारा नहीं आएगी, देखें आप कहीं पे 1 और मैथ आ रहा है, 1 और कंप्यूटर आ रहा है, लेकिन 1 और इंग्लिश जो है ना ये इकट्ठा आप कहीं पे और नहीं आ रहा। 2 और इंग्लिश को मिला लिया तो 2 और इंग्लिश एक दफा ही आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा। 2 और मैथ आ रहा है, 2 और कंप्यूटर आ रहा है, लेकिन 2 और इंग्लिश जो इकट्ठा आप कहीं और नहीं आ रहा। इसलिए आज हम कहते हैं जब किसी टेबल में कोई एक कॉलम जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर रहा हो तो हम एक कॉलम को साथ और मिला लेते हैं ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे। तब हमारे पास यहाँ पे जब इन 2 कॉलम को मिला लिया तो इन्होंने यूनिकली आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। क्लियर होगी बात जी। अब आगे चलते हैं फॉरेन की के ऊपर। जो है फॉरेन की क्या होती है, तो आपने इसकी एग्जांपल में कंपोजिट की जो है डेफिनेशन कर लें। A primary key that consists of 2 or more attributes is known as composite primary key। एग्जांपल में आप नीचे लिख रहे हैं रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स में इस टेबल के अंदर। आगे जी फॉरेन की आ जाता है हमारे पास। A foreign key is an attribute or set of attributes in a relation whose values match a primary key in another relation। आसानी के लिए ये तो उसने डेफिनेशन कर दी है, इतनी आपने करनी है। किसी एक टेबल की प्राइमरी की अगर किसी और टेबल में जाके एग्जिस्ट कर रही हो, किसी और टेबल में जो है वो पाई जाए, तो वहां पे फिर हम उसे कहेंगे कि वो जो है वो एक जो है वो फॉरेन की है। जिस तरह हम ये कहते हैं किसी मुल्क का बाशिंदा, किसी लेट से अमेरिका का कहते हैं, पाकिस्तान में आएगा तो यहाँ पे वो फॉरेनर कहलाएगा।
या यहाँ का बाशिंदा जो यहाँ की प्राइमरी की है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, वो अगर अमेरिका में जाएगा तो वहां पे जाके वो फॉरेनर कहलाएगा, जिसे हम सियाह भी कहते हैं आमतौर पर। ठीक है जी। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि फॉरेन की जो है उससे मुराद ये है किसी एक टेबल की प्राइमरी की या किसी एक टेबल का जो कॉलम है, प्राइमरी कॉलम जो है, प्राइमरी की है, वो किसी और टेबल में जाके जब एग्जिस्ट करेगी ना तो हम उससे कहेंगे वो फॉरेन की है। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा, जब मैं पाकिस्तान पे हूं तो मेरे ऊपर पाकिस्तान के रूल्स लगेंगे, जब मैं अमेरिका में जाऊंगा तो क्या मेरे ऊपर पाकिस्तान के रूल्स लगेंगे? वहां पर जाके कोई फर्ज कर लें मैं फ्रॉड करता हूं या कोई और काम इस तरह करता हूं तो मेरे ऊपर रूल कौन से लगेंगे? वो अमेरिका वाले लगेंगे। तो यही बात आपने यहाँ पे भी याद रखनी है कि जब प्राइमरी की जो है वो बेसिक टेबल के अंदर है या उसे हम पेरेंट टेबल भी कहते हैं उसके अंदर है, तो उसके रूल ये हैं कि वो ना तो रिपीट हो सकती है यानी यूनिक होगी, और उसमें एम्प्टी भी नहीं हो सकती यानी इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही ये प्राइमरी की किसी और टेबल में जाकर एग्जिस्ट करेगी तो उसके रूल चेंज हो जाएंगे, यानी वहां पे वो रिपीट भी हो सकती है, उसमें नल वैल्यूज भी आ सकती हैं। बस यही बात आपने याद रखनी है। उसने आगे थोड़ा सा बता भी दिया हुआ है, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट टेबल, जिसके अंदर जाके वो प्राइमरी की एग्जिस्ट करेगी फॉरेन की के तौर पे, उसको हम कहेंगे कि वो डिपेंडेंट टेबल है, उसको चाइल्ड टेबल भी कहेंगे। और जिस टेबल की प्राइमरी की होगी आगे लिखा हुआ है उसको फिर हम पेरेंट टेबल कहेंगे। आप आ जाए अगले पेज के ऊपर, बना हुआ है हमारे पास दो टेबल बने हुए हैं। पहला टेबल जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस है, दूसरा टेबल जो है वही जो अभी हमने बात की है, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। तो पहले टेबल की प्राइमरी की यानी रोल नंबर जो है वो यहाँ पे आके शायद दूसरे टेबल के अंदर रोल नंबर के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये फिर आप याद रखें यहाँ पे इसके रूल चेंज हो गए, रिपीट हो रही है, तो प्राइमरी की में रिपीट नहीं हो सकती। तो जिस टेबल की प्राइमरी की है उसको हम पेरेंट टेबल कहेंगे, और जिस टेबल में जाके वो एग्जिस्ट कर रही है, पाई जा रही है, उसको फिर हम कहेंगे वो चाइल्ड टेबल है। ठीक है जी। बस ये आपने यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, ये जो चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल तक आपने याद करना है। डेफिनेशन सिर्फ पहली लाइन ही है, पहली 1.5 लाइन है, तो बाकी आपने एग्जाम्पल साथ ही जो है वो शामिल कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये बन जाएगा जो है कि पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल क्या होता है। तो ये हमारा कीज़ का टॉपिक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे इसी तरह अंडरस्टैंड कर लें, रट्टे लगा लें साथ जो है, ताकि आप पेपर के अंदर लिख सकें। कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए ताकि अगर आपको कहीं भूल जाए तो आप उसे जो है ना वो आसानी से अपनी इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिख सकें। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ जो है।